नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार मूवी रिकैप, फुल एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। चमकती दमकती आइडल दूना स्टेज पर ऐसे राज करती थी कि सब उसे पूछते थे, पर ऑफ स्टेज जैसी हर दिन वो डर और दर्द में जीती थी। उसे थोड़ा सा भी वजन बढ़ने पर ताने मिलते थे और क्रीपी मर्दों से छेड़छाड़ होती थी। उसकी टीममेट्स उसे बुली करती और बेइज्जत करती थी। लोग उसके प्लेजरिज्म की अफवाहें फैलाते थे। इस टॉर्चर से वो बेदम और डिप्रेशन में डूब गई। उसने अपने मैनेजर से मदद मांगी, पर उसने अनसुना कर दिया। कंपनी के लिए वो बस पैसा छापने का एक जरिया थी। अपने फाइनल कॉन्सर्ट में थकी डूना ने स्टेज से छलांग लगा दी और अपना करियर खत्म कर लिया। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में छिप गई, एक उदास अकेली जिंदगी जी रही थी। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट वान जून उसके बिल्डिंग में आया। उसने प्यार से उसे ग्रीट किया, पर दूना ने इग्नोर कर दिया। जब उसने अपना दरवाज़ा खोला तो दूना ने देखा कि उसने उसका फैन मर्च पहना है। उसने नफरत से उसे देखा। वान जून को कुछ समझ न आया और उसने झिझक कर पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? डूना ने फिर भी जवाब नहीं दिया। वान जून ऑकवर्ड होकर जल्दी से अंदर चला गया। वो सोचता था कि दूना इतनी उदास क्यों रहती है, पर दूना को लगा कि वो एक स्टॉकर है। अगले दिन उसने उसे रोककर पूछा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? एक पल बाद उसे याद आया कि वो एक फेमस आइडल थी। डूना को अब यकीन हो गया कि वो उसका फैन है जो स्टॉक कर रहा है। उसने उस पर धुआं फूंका और अपनी सिगरेट से उसे लगभग जला दिया। वान जून ने समझाने की कोशिश की कि वो उसका फैन नहीं, पर उसने यकीन न किया। उसने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा उसकी तरफ नहीं देखेगा और झटपट चला गया। बाद में वान जून एक ट्यूटरिंग जॉब इंटरव्यू के लिए गया, जो अच्छा रहा। घर लौटते समय उसे अपनी हाई स्कूल क्रश जिंजू मिली। इत्तेफाक से वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बस का इंतजार करते हुए बर्फ गिरने लगी। वान जून ने अपना स्कार्फ जिंजू को दिया और उसने कहा कि वो अब भी उतना ही नेक दिल है। कुछ दिन बाद जिंजू ने स्कार्फ लौटाने की कोशिश की, पर गलती से उसकी ईयरिंग उलझ गई। वान जून ने ध्यान से उसे सुलझा। उनकी आंखें मिली और उसका दिल जोर से धड़का। जब वह अपार्टमेंट लौटा तो उसने दूना को दरवाजे के पास अकेले बैठे देखा, बस चप्पल पहने हुए। वान जून को चिंता हुई कि उसे ठंड ना लग जाए। तभी उसने उसे सिसकते सुना। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दूना अचानक खड़ी हुई और गुस्से से चेतावनी दी कि वो अब और गाना ना गाए, नहीं तो वो उसका सिर फोड़ देगी। वान जून रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही दूना बेहोश हो गई। उसने तुरंत अपना जैकेट उसे ओढ़ा दिया और एम्बुलेंस बुलाई। दूना हॉस्पिटल में उठी। वान जून ने उसके परिवार के बारे में पूछा, पर वो उस पर चिल्लाई। उसे नर्स को बताना पड़ा कि वो उसका गार्जियन है। दूना को लगा कि वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, पर उसने नर्स की बातों को ध्यान से सुना और उसके लिए मोजे तक खरीदे। उसने उससे उन्हें पहनाने को कहा और हैरानी की बात यह थी कि उसने ऐसा किया। फिर उसने उसका नाम पूछा, पर वान जून ने कहा कि यह प्राइवेट है और बताने से मना कर दिया। डूना को यह अजीब लड़का इंटरेस्टिंग लगा। अगले दिन एक दोस्त ने वान जून को कॉल कर पूछा कि क्या वो स्मोक करता है। एम्प्लॉयर को उसके स्कार्फ से स्मोक की बू आई थी और उसने उसे निकाल दिया। परेशान वान जून को समझ आया कि यह दूना के धुएं की वजह से था। एक पैकेज उठाते हुए दूना ने उसका नाम लिया और उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने को कहा। वान जून ने देखा कि वो उसके पैकेज पर बैठी है। उसने उसे पैकेज दिया और फिर से साथ में खाने को कहा। वान जून ने उसके रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। दूना एक कुर्सी पर बैठकर स्नैक्स खाती रही और उसे देखती रही। उस दिन से वो हर दिन दरवाजे पर उसका इंतजार करती, साथ खाने को कहती, पर वान जून हमेशा मना कर देता। जब वो छत पर कपड़े सुखा रहा था तो दूना पास में बैठी थी। जब वान जून ने एक फैन हुडी उठाई तो उसने तुरंत सफाई दी कि ये एक दोस्त का बर्थडे गिफ्ट है। दूना को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जब उसने नहीं कहा तो उसने फिर से साथ में खाने का न्योता दिया। वान जून ने 2 सेकंड तक हिचकिचाया और फिर हिम्मत करके पूछा कि क्या वो उसे पसंद करती है। दूना जोर से हंस पड़ी और कहा कि वो उसे कभी पसंद नहीं करेगी। वान जून को थोड़ा बुरा लगा, पर दूना ने कहा कि वो दोस्त बनना चाहती है। इससे पहले कि वो जवाब देता, उसने कहा कि वो सूरज उगने पर एक विश करना चाहती है।
धूप में वो और भी खूबसूरत लग रही थी और वान जून मंत्रमुग्ध हो गया। अपनी ट्यूटरिंग जॉब खोने के बाद वान जून ने पार्ट टाइम काम के लिए फ्लायर्स लगाए। एक रात उसने अपने फ्लायर्स को फटा हुआ देखा और तुरंत बाद उसे एक फ़ोन कॉल आया। एक्साइटेड होकर उसे लगा कि कोई एम्प्लॉयर होगा। उसने मुड़कर देखा तो ये दूना का प्रैंक था। वो गर्व से हंसी, पर वान जून को गुस्सा आ गया। उसने उससे गुजारिश की कि उसे तंग करना बंद करे। उसने समझाया कि वो एक साधारण परिवार से है, उसे पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ती है और वो उसकी तरह आज़ादी से बिना चिंता के नहीं जी सकता। ये सुनकर दूना शांत होकर चली गई। उस दिन के बाद उसने वान जून को फिर कभी तंग नहीं किया। पर अजीब बात थी कि वान जून को थोड़ा अधूरा महसूस होने लगा। आखिरकार वो खुद को रोक न सका और माफ़ी मांगने फर्स्ट फ्लोर पर गया और दूना से कहा कि अगली बार वे साथ में खा सकते हैं। दूना उसे इग्नोर कर बगल से गुजरी और दरवाज़ा बंद कर लिया। जल्द ही वो वान जून की क्लासरूम में आई, उसके पास बैठी और शरारत से कहा कि वो उसके साथ डिनर करना चाहती है। आस पास के लड़के ईर्ष्या से देखने लगे। शर्माते हुए वान जून ने अपनी हैट डूना को पहना दी। उसे घबराया देख डूना खुशी से हंसी। क्लास के बाद वान जून ने उसे आइसक्रीम खिलाई। डूना ने मौका देखकर कहा कि वो शायद उसे कॉल करेगी और उसे चेतावनी दी कि वो उससे प्यार न करे। वान जून ने आत्मविश्वास से कहा कि ऐसा नहीं होगा। फिर उसने उसका नंबर सेव कर लिया। वान जून को जब ट्यूटरिंग जॉब नहीं मिली तो उसने एक कैफ़े में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। हैरानी की बात ये थी कि जिंजू भी वही काम करती थी। दोनों साथ में काम करते और मजाक करते। वान जून को अपने हाई स्कूल के दिन याद आ रहे थे। स्कॉलरशिप की घोषणा वाले दिन वो पहली बार जिंजू से मिला था। उस दिन से उसकी आंखें उससे हटी ही नहीं। काम के बाद वान जून अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहा था। जब डूना ने उसे देखा तो उसने पूछा कि उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। उसे ये सबसे बुरा लगता था। वो एक आदमी की कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। वान जून ने समझाया कि वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा था बल्कि काम में बिजी था। डूना ने कहा कि वो उसकी आवाज़ सुनना चाहती है और कहा कि अगली बार जवाब दे ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। वान जून ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और देखा कि डूना ने वही गुलाबी मोजे पहने थे जो उसने उसे दिए थे। कुछ दिनों बाद वान जून एक डिपार्टमेंट गैदरिंग में गया। पार्टी के दौरान डूना ने कॉल किया। एक सीनियर ने वान जून का फ़ोन पकड़ा और डूना से बदतमीजी से बात की। तभी डूना वहां पहुंची और उस आदमी को फटकार लगाई। उस आदमी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और उसे गाली दी। गुस्साई डूना ने उसे मारने के लिए एक वाइन की बोतल उठा ली। खुशकिस्मती से वान जून ने एक हेलमेट से उसे रोक दिया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अपने हाथ में चोट लगने के बावजूद उसने डूना को शांत करने के लिए एक ड्रिंक खरीदी। जब उसे पता चला कि डूना वह वाइन उसके साथ शेयर करने के लिए लाई थी तो उसने सुझाव दिया कि वे अभी एक ड्रिंक लें। रास्ते में उनकी मुलाकात जिंजू से हुई। जिंजू ने डूना को तुरंत पहचान लिया और उसे भी ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। वान जून बस देखता रह गया क्योंकि दोनों लड़कियां हंस रही थी और पी रही थी। जब जिंजू को नशा हुआ तो उसके पिता ने कॉल किया। वान जून ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। डूना ने हिम्मत से जवाब दिया, जिंजू की क्लासमेट होने का नाटक किया और उसके पिता से चिंता न करने को कहा। वान जून उसकी एक्टिंग से हैरान था और सोचा कि उसका सिर्फ आइडल होना बर्बाद है। पीने के बाद डूना ताज़ी हवा के लिए छत पर चली गई। वान जून को चिंता हुई कि कहीं वो गिर ना जाए और चुपचाप पास में बैठ गया। डूना ने जिंजू के बारे में बात की और कहा कि वो ऐसे लोगों से ईर्ष्या करती है जिनकी दोस्ती लंबे समय तक चलती है। जब वो खड़ी हुई तो लगभग गिर गई। वान जून ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक पल के लिए माहौल इंटिमेट हो गया। डूना अचानक वान जून के करीब आई। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसने किस नहीं किया। अगले दिन वान जून उस घटना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। डूना का खूबसूरत चेहरा उसके दिमाग में बस गया। जिंजू ने उत्साह से वान जून को बताया कि उसने उसे डूना को किस करते देखा। वान जून ने समझाने की कोशिश की, पर उसने देखा कि वो एक सीनियर की ओर खुशी से भाग रही है। उसकी मुस्कान देखकर वान जून को थोड़ा दुख हुआ।
घर आकर उसने डूना को कचरा बिना छांटे फेंकते देखा। उसने कचरे में उसकी मदद करने को कहा। डूना ने देखा कि वो परेशान है और सुझाव दिया कि जो जिंजू को सब समझा दे। वान जून ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वो तो बस दोस्त है, पर समझाना अजीब लगेगा। डूना ने फिर से उसे डेट करने का मजाक किया। वान जून ने अचानक कहा कि उसे पता है कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। उसने कहा कि वो सेल्फिश है और दूसरों की फीलिंग्स सोचे बिना बोलती है। डूना को गुस्सा आया। उसने उससे कचरा छीना और सब चारों ओर फेंक दिया। अगले दिन वान जून ने अपने दोस्तों से पूछा कि डूना ने गर्ल ग्रुप क्यों छोड़ा। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। रात में डूना बिल्ली को खाना खिलाने गई और देखा कि उसका कचरा गायब है। उसे एहसास हुआ कि वान जून ने उसे साफ किया और वो मुस्कुराई। जब वो घर पहुंची तो वान जून ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। खाने के बाद वे टहलने गए। उत्सुक वान जून ने पूछा कि उसने ग्रुप क्यों छोड़ा। डूना हैरान लग रही थी। वो पहला था जिसने पूछा। बाकी लोग तो अंदाजे लगाते थे और उसकी जिंदगी को जज करते थे। उसने बस इतना कहा कि उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अब और गा नहीं सकती थी। सरहद पर उसने एक क्लॉ मशीन देखी और खुशी से खेलने लगी। उसे देखते हुए वान जून अनजाने में ही मुस्कुराया। उसने एक खिलौना जीता और संतुष्ट होकर चली गई। उसने वान जून को बताया कि आज उसका बर्थडे है। वान जून ने कहा कि अब से वो समय पर खाए। डूना ने पूछा कि वो जिंजू को डेट क्यों नहीं करता। वान जून ने कहा कि उसका क्रश वन साइडेड है। डूना ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि उसे बस जिंजू को भी उसे पसंद कराना है। फिर उसने वान जून को स्टेप बाय स्टेप सिखाया और 5 सेकंड तक उसकी आंखों में देखा। वान जून ने मौका देखकर उसे हैप्पी बर्थडे कहा। डूना भावुक हो गई। घर पर डूना ने टेबल पर एक नोट देखा और किसी को ढूंढने बाहर भागी, पर हर जगह कारें थीं और वो उस आदमी को ढूंढ न सकी। इसी बीच वान जून ने जिंजू को कॉल किया और समझाया कि वो डूना को डेट नहीं कर रहा है। जिंजू को राहत मिली। अगले दिन वान जून ने डूना से पूछा कि जिंजू के जवाब का असल में क्या मतलब था। डूना को लगा कि जिंजू भी उसे पसंद करती है और उसे पल पकड़ने को प्रोत्साहित किया। वान जून ने एक किताब से अपनी और जिंजू की एक तस्वीर निकाली। ग्रेजुएशन से पहले उन्होंने एक साथ मज़ेदार और करीबी तस्वीरें ली थीं। क्लासमेट्स ने अफवाह फैलाई थी कि वे डेटिंग कर रहे हैं, पर वान जून ने कहा कि वे बस करीबी सोलमेट्स हैं। जिंजू ने इनकार नहीं किया, पर वान जून को नहीं पता था कि वो भी उसे पसंद करती है। उस रात वान जून ने डूना को दरवाजे पर नहीं देखा और उसे चिंता हुई। उसने बाथरूम से खटखटाने की आवाज़ सुनी और समझा कि वो अंदर फंस गई है। उसने औजारों से दरवाजे का नॉब तोड़ दिया। डूना ने डर के मारे उसे गले लगाया और उसने आराम से उसे शांत किया। उसके शांत होने के बाद उसने दरवाजे का नॉब ठीक किया। डूना ने सोचा कि उसे ठीक करते हुए वो सेक्सी लग रहा था। पिता के बिना वो अक्सर ऐसे पल कल्पना करती थी। वो उदास लगी। उसने अपनी सिगरेट का डिब्बा खोला और उसे खाली पाया। वान जून ने उसे याद दिलाया कि कैबिनेट में एक और पैकेट है। उसने उसे ढूंढा पर सब फेंक दिया। वो सिगरेट उस आदमी की थी जिस पर वो कभी निर्भर थी। उसे परेशान देखकर वान जून उसे एक वैकेमोल गेम खेलने ले गया। उसे खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया। एक बार जब उसने सीख लिया तो उसने उसके लिए हल्ला किया। फिर उन्होंने बास्केटबॉल खेला। उत्साहित होकर डूना उसकी पीठ पर कूद गई और उसने उसे जानबूझकर स्कोर करने दिया। बाद में वे कोर्ट पर एक साथ लेट गए। आसमान धुंधला था, पर डूना खुश महसूस कर रही थी। वो इतने लंबे समय में ऐसे नहीं हंसी थी। वान जून ने डूना को बताया कि वो जिंजू के साथ चेरी ब्लॉसम देखने जा रहा है। डूना ने एक लव टीचर की तरह एक्ट किया और उसे भागने से मना किया। जिस दिन जिंजू समय पर पहुंची, चेरी ब्लॉसम खूबसूरत थे और उन्होंने पुरानी बातों को याद किया। बातचीत के दौरान वान जून ने डूना के वैकेमोल खेलने का जिक्र किया। जिंजू ने देखा कि जब वो डूना के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आंखें अलग लग रही थीं। वापस आते समय बारिश होने लगी। जिंजू का सीनियर वहां से गुजरा और उन्हें लिफ्ट दी। सीनियर जिंजू का बहुत ख्याल रखता था। वान जून चुप रहा, पर उसे गुस्सा आया। बाद में उसके रूममेट ने उसे कॉल किया। इत्तेफाक से वो सीनियर रूममेट का दोस्त था। उस शाम वे तीनों रूममेट द्वारा रखी गई एक पार्टी में गए। डूना भी शामिल हुई। पार्टी में रूममेट ने वान जून के सामने सीनियर की तारीफ की
और उसे जिंजू से मिलाने की कोशिश की। सीनियर ने कहा कि वो और जिंजू सोलमेट जैसे हैं। जिंजू ने इनकार नहीं किया। वान जून को बुरा लगा और वो खाना खरीदने चला गया। डूना उसके पीछे गई। ठंड थी पर डूना ने जिद करके आइसक्रीम खरीदी। वान जून ने उसकी स्टिक फेंक दी और अपना जैकेट उसके सिर पर डाल दिया। जिंजू ने डूना को वान जून का जैकेट पहने देखा और उसे निराशा हुई। वान जून ने सुना कि सीनियर और जिंजू करीब आ रहे हैं। वो परेशान और बेचैन लग रहा था। अगले दिन बास्केटबॉल गेम में जिंजू अपने सीनियर के लिए चीयर कर रही थी। बाद में डूना ने वान जून को चेतावनी दी कि अगर ऐसा चलता रहा तो जिंजू किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। वान जून ने लाचारी से सिर हिलाया। हाई स्कूल के बाद उसने जिंजू से अपनी फीलिंग्स कबूल की थी, पर तब से उसने उसे जानबूझकर इग्नोर किया था। वान जून को लगा कि ये सब उसकी कल्पना थी। अब वो उसके साथ दोस्त बनकर ही खुश था। अप्रैल फूल के दिन वे फिर इकट्ठा हुए। जिंजू ने कहा कि सीनियर ने उसे प्रपोज किया था, पर उसने अभी जवाब नहीं दिया। वो किसी और को पसंद करती है, पर उसके पास जाने से घबराती है। वान जून ने ध्यान से सुना, पर जिंजू हंस पड़ी और कहा कि बस एक अप्रैल फूल जोक था। जब डूना की बारी आई तो उसने तस्वीरों का एक ढेर दिखाया और कहा कि एक स्टॉकर ने उन्हें खींचा है। ये मजाक नहीं था। उसने बाहर इशारा किया, स्टॉकर वहां था। वान जून सबसे पहले दौड़ा और खतरे के बावजूद स्टॉकर को पकड़ा। वो पास की एक सुविधा स्टोर का आदमी निकला। डूना ने उसे मारने के लिए एक बोतल उठाई, पर आखिरकार रुक गई। वान जून, जो उससे ज्यादा गुस्से में था, ने उस आदमी को सभ्य रहने की चेतावनी दी। जिंजू ने वान जून का ये पहलू पहली बार देखा। वो उसके चेहरे पर लगी चोट को छूना चाहती थी, पर उसने उसका हाथ रोक दिया। जिंजू को अचानक लगा कि वो इस पल अजनबी जैसा लग रहा है। उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन ऐसे छिपाई जैसे वान जून को दिखाना नहीं चाहती हो, पर यह तो बस उसके माता पिता का मैसेज था। घर जाते समय जिंजू अपनी और वान जून की तस्वीरें देखती रही। मीठी यादें उसके दिल में बस गई, पर उसका चेहरा उदास लग रहा था। इस बीच वान जून डूना के सोने तक उसके साथ रहा। बाद में वो जिंजू की वजह से अकेले शराब पीकर तल्ली हो गया। डूना बीच में उठी और वाइन मांगी। वान जून हिचकिचाया, पर उसने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। उसने पहले ही स्टॉकर से निपट लिया था और उससे दोबारा तंग न करने का प्रॉमिस साइन करवा लिया था। डूना किसी भी समय पुलिस को रिपोर्ट कर सकती थी। उसने वान जून को चुपचाप देखा, फिर अपना सिर उसकी गोद में रखकर सो गई। वान जून ने आराम से उसे एक कंबल ओढ़ाया। डूना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अगर उसे पसंद नहीं है तो वो उसे हटा सकता है। इसके बजाय उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। उस रात वे एक दूसरे को थामे सो गए। इसके बाद वान जून उलझन में था। वो इस अजीब पर दिलचस्प लड़की को नोटिस करने लगा था। डूना अनजान होकर उत्साह से उसे अम्यूजमेंट पार्क में मिलने गई, जहां वो काम करता था। वो बिजी होने के कारण उसके साथ नहीं जा सका, तो वो अकेले खेली और उसके खत्म होने का इंतजार किया। जब उसने उसे देखा तो उसकी थकान गायब हो गई और वो उसे जाजांगमेयोन के लिए ले गया। अचानक डूना ने अपनी जिंदगी के बारे में बात की। एक बार जब एक शो कैंसिल हो गया तो उसे एहसास हुआ कि वो गाना और डांस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसे चिंता थी कि उनके बिना उसकी जिंदगी अकेली और बोरिंग हो जाएगी। पर वान जून से मिलने के बाद उसे जिंदगी फिर से मज़ेदार लगने लगी। उसने उससे पूछा कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। उसका जवाब सिंपल था, वो बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। डूना ने साइड से फॉर्च्यून स्लिप्स ली। वान जून ने एक उठाई जिस पर लिखा था कि उसे परेशानी और बुरी चीजें मिलेंगी। उसे अपने लिए बुरा महसूस नहीं हुआ, बस चिंता थी कि डूना झूठ बोल रही है। अगले कुछ दिनों में उसके मैनेजर ने फिर कॉल किया और कहा कि उसने स्टेज पर वापस आने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। डूना हैरान और खुश थी। वो इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, पर उसे चिंता थी कि उसे वान जून से फिर ब्रेकअप करना होगा। वान जून ने देखा कि डूना छुपकर फोन पर बात कर रही है और उसने उसका पीछा किया। उसने उसे अपने मैनेजर से बात करते देखा। वान जून ने परवाह न करने का नाटक किया और पूछा कि वो क्या कर रही है। डूना ने कहा कि उसे कॉमबैक के लिए फैंस से नफरत मिल रही है। डेब्यू के बाद से उसे क्रूर और बेतुकी नफरत मिलती रही थी। वान जून ने सोचा कि ये लोग हद पार कर रहे हैं। उसने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का वादा भी किया। डूना ने गंभीरता से पूछा कि क्या वो कह सकता है कि वो कोई है जिसे वो पसंद करता है।
वान जून सोचने के लिए रुका, पर डूना ने कहा कि वो मजाक कर रही है। वो इस अजीब लड़की को समझ नहीं पाया। वान जून ने जिंजू को फॉर्चून स्लिप्स को बारे में बताया और उसे अपनी स्लिप दिखाई। जब जिंजू ने उसे पढ़ा तो उसका चेहरा बदल गया। उस पर लिखा था, नए प्यार का स्वागत। डूना ने चुपके से उसकी स्लिप बदल दी थी जब वो सो रहा था। बस में जिंजू परेशान थी, पर तभी उसने डूना के बारे में न्यूज़ देखी। चेहरा धुंधला होने पर भी उसने वान जून को तुरंत पहचान लिया। अगले दिन मौसम बेहतरीन था। डूना वान जून के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होकर आई, पर वान जून के रूममेट ने अचानक उसे किसी जरूरी काम के लिए कॉल किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ये तो ग्रुप ब्लाइंड डेट का सेटअप था। डूना घर पर वान जून का इंतजार कर रही थी। अपने खूबसूरत कपड़ों में भी वो बोर और उदास महसूस कर रही थी। रूममेट सबसे पहले घर आया। उसने लापरवाही से डूना को बताया कि वान जून एक लड़की के साथ मस्ती कर रहा है और शायद आज रात वापस ना आए। डूना को निराशा हुई और उसने पूरी रात यार्ड में इंतजार किया। देर रात वान जून आखिरकार लौटा और उसे देखा। उसकी उंगली सिगरेट से जल गई थी। उसने जल्दी से ऑइंटमेंट लगाया और उसके हाथ को चूम लिया। डूना ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसे देखा। वान जून को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। डूना ने आत्मविश्वास से उसे वापस किस किया। वान जून का दिल दौड़ने लगा। अगली सुबह वान जून ने उससे पूछा कि उसने कल उसे किस क्यों किया था। डूना आत्मविश्वास से बोली कि ये बस एक किस थी और उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। वान जून को एहसास हुआ कि वो उसे पसंद नहीं करती और वे बस दोस्त थे। चूंकि वे दोस्त थे इसीलिए कोई लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वान जून समझा कि डूना अकेली थी और बस सहारा चाहती थी। ये प्यार नहीं था, पर किसने उसके दिल को दौड़ा दिया था। इनकी बातचीत के बाद डूना ने रूममेट्स ढूंढने का फैसला किया। ईरा, जिसे वान जून जानता था, डॉर्मेट्री में शिफ्ट हुई। डूना ने जिंजू को भी इनवाइट किया, जो घर से भाग गई थी। रात में तीनों लड़कियों ने साथ में ड्रिंक की। जिंजू और ईरा दोनों एक ही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी और उनके पास बातचीत करने के लिए बहुत कुछ था। डूना को अलग थलग महसूस हुआ और वो अकेले बाहर चली गई। जिंजू उसके पीछे गई और कहा कि वो वान जून को पसंद करती है। उसने अभी तक कबूल नहीं किया था, पर उसने अपनी फीलिंग्स का इशारा दिया था। डूना सीधी बात करने वाली थी। उसने कहा कि जिंजू उसका कमरा इस्तेमाल कर सकती है, पर उसने उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी। जिंजू को विश्वास था कि उसके पास एडवांटेज है। वो वान जून को सालों से जानती थी और वे एक दूसरे को पसंद करते थे और बहुत एक्सपीरियंस शेयर किए थे। डूना बस चुपचाप मुस्कुराई। ये सच था, जिंजू और वान जून ज्यादा जुड़े हुए लगते थे। परेशान होकर डूना ने ड्रेसअप किया और खुद को खो देने के लिए एक बार में गई। वो और प्यार चाहती थी, पर उसे खोने से भी डरती थी। दूसरी तरफ वान जून घर जा रहा था और उसने दोनों लड़कियों को बात करते सुना। पूछने पर उसे पता चला कि जिंजू के पिता बहुत सख्त है। वो अत्यधिक नियंत्रण रखते थे और उसे डेटिंग की इजाज़त नहीं देते थे। अनाज्ञाकारी होने पर वो अपनी बेटी के बाल तक काट देते थे। अपने सख्त पिता के बारे में सोचते हुए जिंजू जानती थी कि वो वान जून के साथ नहीं रह सकती। हाल ही में वो अपने पिता के कंट्रोल से बचने के लिए घर से भाग गई थी। ये सुनकर वान जून ने माना कि वो पहले जिंजू को पसंद करता था, पर उसे फिर से देखकर उसे एहसास हुआ कि वो फीलिंग्स जा चुकी है। चीज़ें साफ करने के बाद वान जून डूना के लौटने का इंतज़ार यार्ड में करने लगा। एक आदमी डूना को घर लाया और उसे किस करने की कोशिश की, पर उसे रोक दिया गया। गुस्से में उस आदमी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर लापरवाही से जी रही है ताकि मैनेजर पार्क का ध्यान खींच सके, पर मैनेजर पार्क को अब उसमें दिलचस्पी नहीं थी। वान जून ने शोर सुना और बाहर आया। डूना को याद आया कि उसका फ़ोन आदमी की कार में रह गया है और उसने वान जून से उसे लाने को कहा। वान जून ने फ़ोन लिया और उस आदमी से पूछा कि क्या वो डूना का दोस्त है। आदमी ने मजाक में हंसते हुए कहा कि डूना जानबूझकर अलग अलग आदमियों के करीब आती है ताकि मैनेजर पार्क का ध्यान खींच सके। चूंकि डूना उसके पास आई थी, तो आदमी ने सोचा कि वो फ़ायदा उठा सकता है। वान जून ने अपना गुस्सा काबू में किया और कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, पर उस आदमी की बातों ने उसे परेशान कर दिया। उसने डूना का हाथ झटक दिया। डूना उसके पीछे गई और पूछा कि क्या हुआ। वान जून जानना चाहता था कि वो दूसरे आदमियों से किस तरह अलग था। उसके सवाल से डूना को शॉक लगा। उसने कहा कि वो अलग है, वो है जिसे वो पसंद करती है।
वानजून को लगा कि वो झूठ बोल रही है और चला गया। डूना ने अपने मैनेजर को कॉल किया पर उसने इग्नोर कर दिया। वानजून ने कॉल सुन लिया था। उसे गुस्सा और लाचारी महसूस हुई। उसने डूना को अकेले बैठे रोते देखा। वो तुरंत दूर चला गया और जिंजू को कॉल किया। उसने उसे बताया कि वो अब उसकी फीलिंग से भाग नहीं रहा है। वो न केवल उसे पसंद करता था बल्कि उन आदमियों से जल भी रहा था जिन्हें वो कभी पसंद करती थी। कॉल काटने के बाद वो डूना के पास भागा। वो उसके बिस्तर पर चढ़ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। अगले दिन डूना की माँ उससे मिलने आई। उसने डूना से कहा कि वो अपने मैनेजर से भीख मांगे कि वो गर्ल ग्रुप में वापस आ जाए और उसके लिए पैसे कमाए। डूना ने अपनी माँ की ओर देखा जो सिर्फ उसकी आलोचना करती थी। उसे निराशा हुई। बाद में वो गर्ल ग्रुप के नए गाने के लॉन्च पर गई। स्टेज पर डांस करती सदस्यों को देखकर वो राहत से मुस्कुराई। वो जाने के लिए मुड़ी और अचानक मैनेजर पार्क को देखा। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और चली गई। कुछ ही दूरी पर उसे मैनेजर पार्क का एक टेक्स्ट आया। उसने जवाब नहीं दिया और अंदर से द्वंद्व में थी। उसी पल वानजून को जिंजू का कॉल आया। उसे आतिशबाजी फायरवर्क्स साथ में देखने को कहा। वो मीटिंग स्पॉट पर तब पहुंचा जब आतिशबाजी शुरू हुई। खूबसूरत नज़ारे के नीचे जिंजू ने अपनी फीलिंग्स दोबारा कबूल की। वो अपनी पहली मुलाकात से ही वानजून को पसंद करती थी। हर दिन वो उसके करीब आने के लिए बहाने ढूंढती थी। उसके साथ रहने से उसे हमेशा सुकून और खुशी मिलती थी, पर उसे डर था कि कबूल करने से उनकी दोस्ती टूट सकती है। इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स छिपाए रखी। जब डूना आई तो जिंजू को एहसास हुआ कि वो अपना मौका खो सकती है। रिजेक्ट होने पर भी उसने तय किया कि उसे कोई अफसोस नहीं होगा। वानजून को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जिंजू ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और समझ गई कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। वो फिर भी मुस्कुराई और उसे खुश रहने को कहा। उसने कहा कि अगर संभव हो तो वो दोस्त बने रहना चाहती है। वानजून आभारी महसूस करते हुए सहमत हो गया। अगली सुबह डूना खुशी से गुनगुना रही थी और आसमान को देख रही थी। वानजून उसके गाने से जागा और चुपचाप उसे गले लगा लिया। फिर डूना ने उससे ऑफिशियली डेट करने को कहा। उसका रिलेशनशिप कंफर्म करते सुनकर वानजून बहुत खुश हुआ और उसका हाथ थाम लिया। अचानक डूना रुक गई, दूर मैनेजर पार्क को देखती रही। उसने वानजून का हाथ छोड़ दिया। वानजून के रोकने की कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए वो मैनेजर पार्क की ओर चली गई और उसकी कार में बैठ गई। मैनेजर पार्क चाहता था कि डूना कमबैक करे, यह कहते हुए कि नहीं तो फैंस उसे भूल जाएंगे। डूना गुस्सा थी कि उसने उसे पहले छोड़ दिया था। उसने उसे कार रोकने की धमकी दी। कार के ठीक से न रुकने के कारण उसे चोट लगी। डूना ने कबूल किया कि वो मैनेजर पार्क को पसंद करती थी और हर दिन उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। मैनेजर पार्क को ये अजीब लगा कि उसने गड़बड़ी की थी और उसे ठीक करने के लिए उसे छोड़ दिया था, और अब वो स्टेज पर वापस आने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। ये प्यार नहीं था। डूना जमीन पर रोते हुए टूट गई। बाद में मैनेजर पार्क उसे हॉस्पिटल ले गया। इस दौरान वानजून ने उसे कॉल किया, पर उसने इग्नोर कर दिया। मैनेजर पार्क ने डूना से कार में बैठने को कहा, नहीं तो वो उसे फिर कभी नहीं देखेगा। पर उसकी बातों से उसे चोट नहीं लगी, क्योंकि वे वैसे भी फिर कभी नहीं मिलते। जब डूना अपने कॉटेज लौटी तो उसे एक नोट और एक नया दरवाज़ा नॉब मिला। डूना तुरंत जान गई कि यह वानजून की तरफ से था। वो खुशी से मुस्कुराई, यह महसूस करते हुए कि उसे एक ऐसा आदमी मिल गया है जो वास्तव में परवाह करता है। उसने मैनेजर पार्क से ब्रेकअप कर लिया और अपनी पुरानी जिंदगी के सभी कनेक्शंस खत्म कर दिए। उसने जिंजू को एक कैफे में बुलाया। डूना की पूर्व टीममेट भी वहां थी। डूना ने देखा कि टीममेट सिर्फ पानी ऑर्डर करके वजन कम करने की कोशिश कर रही थी। वो अपने अतीत को सोचे बिना नहीं रह सकी। जब उसे परफेक्ट होने के लिए मजबूर किया गया था, डूना ने एक मिल्क शेक ऑर्डर किया, जिसका वो आइडल होने पर लुत्फ नहीं उठा सकती थी। पूर्व टीममेट के दोस्तों में से एक ने आकर डूना के कमबैक के बारे में पूछा। टीममेट ने एक आइस्ड अमेरिकनो ऑर्डर किया, जबकि डूना, जो अब अपने वजन पर ध्यान नहीं दे रही थी, ने एक हाई कैलोरी मिल्क शेक ऑर्डर किया। ग्रुप वापस आ चुका था, पर उनके परफॉर्मेंस को खराब रिस्पांस मिला। डूना को बुरा लगा। उसने अपनी टीममेट्स के सफल होने की कामना की। उन्होंने पीते हुए बातचीत की, पर जब वे चले गए तो डूना का ड्रिंक अधूरा रह गया था। वो आज़ादी से जी सकती थी, पर वो अब भी स्टेज पर अपने चमकते पलों के लिए तरस रही थी। अपने विचारों को सुलझाने के बाद डूना यार्ड में वानजून के वापस आने का इंतजार करने लगी।
उसने नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ है और सुझाव दिया कि वे उसकी छुट्टियों के दौरान एक ट्रिप पर चले। वान जून गुस्से से भरा था। वो जानना चाहता था कि डूना के लिए उसका क्या मतलब था। वो उसे पसंद करता था और जब वो अकेला महसूस करे तो उसका सपोर्ट बनना चाहता था, पर जब उसने उसे छोड़ दिया तो उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो ऐसे एक्ट नहीं कर सकता कि उसे परवाह नहीं है। वान जून ने शिफ्ट होने का फैसला किया। डूना ने उसे गले लगाया और जाने नहीं दिया। वान जून को उस पर स्मोक की बू आई, पर उसने तो स्मोकिंग छोड़ दी थी। उसे लगा कि मैनेजर पार्क ने उसे फिर छोड़ दिया है, इसीलिए वो उसके पास वापस आ गई। डूना को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने फिर भी उसे रोकने की कोशिश की। वान जून ने पूछा कि उसने उसे पहले क्यों छोड़ा था। डूना उस समय नहीं जानती थी कि वो जिसके बिना नहीं रह सकती थी वो वान जून था। एक दिन डूना ने अपने पूर्व ग्रुप मेंबर का एक टीवी इंटरव्यू देखा जो उसके बारे में झूठ बोल रहा था। डूना की आंखें गुस्से से भर गईं। उसे स्टेज पर अपने शानदार पलों की याद आई। डूना ने स्टेज पर आइडेंस को देखा और बेचैन महसूस किया। वो पूरी रात स्टेज पर अपने समय के बारे में सोचती रही, पर उसने अपनी सच्ची फीलिंग्स वान जून से छिपाए रखी। एक दिन वान जून सहजता से पूछा कि क्या वो स्टेज पर वापस जाना चाहती है। उसने कहा कि वो उसे फिर से गाते देखना चाहता है। डूना को लगा कि वो बेवकूफ और क्यूट है। उसने मजाक में पूछा कि अगर कंपनी उन्हें ब्रेकअप करवा दे तो वो क्या करेगा। वान जून को जवाब नहीं पता था। उस दिन डूना नींद की गोलियां खरीदते समय किसी से टकरा गई। जब वो अपनी चीजें उठाने के लिए झुकी तो उसने टीवी पर एक गर्ल ग्रुप को डांस करते देखा और जम गई। घर आकर उसने ऑनलाइन वीडियो देखे जिनमें फैंस उसे स्टेज पर लौटने को कह रहे थे। वो द्वंद्व में थी। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उस पर मुकदमा किया और 3 बिलियन वॉन मुआवजा मांगा। डूना भारी मुआवजे से दर्द में थी। उसे विश्वास था कि इसके पीछे मैनेजर पार्क है। मैनेजर पार्क ने कहा कि वो कंपनी के फैसले को रोक नहीं सकता। उसने उसे कमबैक करने में मदद करने की पेशकश की, पर कहा कि उसे वान जून से ब्रेकअप करना होगा। डूना को वान जून को कैसे बताए ये समझ नहीं आया, इसलिए उसने नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ है। वान जून ने उसके हालिया बदलावों को नोटिस किया। उसने टेबल पर नींद की गोलियां देखी और चुपचाप उन्हें फेंक दिया। फिर उसने कचरे में एक आदमी का कोट देखा। उसे एहसास हुआ कि डूना उसे बिना बताए मैनेजर पार्क के पास वापस जाना चाहती थी। वान जून ट्रेन स्टेशन की ओर भागा और ट्रेन आए डूना को देखा। उसे लाचारी और दुख महसूस हुआ। वो डूना से बहुत दूर था। वान जून पागलों की तरह दौड़ता रहा, चिल्लाता रहा और अपनी भावनाएं बाहर निकालता रहा। उसे लगा कि वो डूना को खोने वाला है। डूना ने मैनेजर पार्क की मदद से एक सफल कमबैक किया। उसने एक टॉप अपार्टमेंट किराए पर लिया और वान जून से संपर्क करने से रोकने के लिए डूना का फोन ले लिया। अगले दिनों में डूना का करियर आसमान छू गया। अनगिनत फैंस उसके लिए पागल हो गए। वान जून ने एक सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी शुरू कर दी। अपने व्यस्त दिनों में वो कभी कभार डूना के बारे में सोचता था। एक दिन वान जून लाइब्रेरी से बाहर आया और अचानक डूना से टकरा गया, जो एक परफॉर्मेंस के लिए वहां थी। डूना जल्दी कार से उतर गई और उसका इंतजार किया। उन्होंने साथ में खाना खाया। डूना ने समझाया कि उसका फोन ले लिया गया था, इसलिए वो वान जून से संपर्क नहीं कर सकी। वान जून गुस्सा नहीं हुआ। उसने शांत होकर उसे बताया कि वो मिलिट्री में सेवा करने वाला है। वो चुपचाप उसके लिए चीयर करेगा और उसके सपने पूरे होने की कामना करेगा। डूना ने उसका छिपा हुआ मतलब समझ लिया। उसने समझाया कि एक बार जब वो मजबूत हो जाएगी तो वो अपने करियर में और स्वतंत्र हो जाएगी। उसने उसे उसके फ़ोन पर मिलिट्री भर्ती नोटिस भी दिखाया। वान जून आर्मी से वापस आया। वो सिविल सेवा परीक्षा के लिए पढ़ाई करता रहा। कभी कभार वो अकेले शराब पीता और अकेला महसूस करता। जब भी वो सबवे में डूना के पोस्टर देखता तो उसका दिल दर्द से भर जाता। एक दिन वान जून रात में एक पार्टी के लिए अपार्टमेंट लौटा। उसके दोस्तों के जाने के बाद वो अपने कपड़े लेने गया और डूना से टकरा गया। वे 4 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे। डूना ने उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, पर वान जून ने ठंडे और लापरवाह ढंग से जवाब दिया। उनके अलग होने के बाद डूना घर गई और फूट फूट कर रोई। कभी करीबी प्रेमी, वे अब दूर के अजनबी थे। उसे गहरा दर्द महसूस हुआ और वो हार मानना नहीं चाहती थी। वो फिर वान जून के पास गई और गुस्से से पूछा कि उसके पास ख्याल रखना के अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है।
वान जून ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। डूना की आंखें आंसुओं से भर गईं। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने वान जून से उसके लिए अपनी फीलिंग्स कबूल करने को कहा। वो हिचकिचाया, पर इनकार नहीं कर सका। डूना ने कबूल किया कि वो 4 साल से उसके शब्दों का इंतजार कर रही थी। वान जून को एहसास हुआ कि डूना चाहती थी कि वो पहले कबूल करे। डूना ने उसे कसकर गले लगाया और कहा कि वो उससे प्यार करती है। वान जून ने भी उसे गले लगा लिया। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कबूल की। अंत में डूना ने एक सफल कमबैक किया और वान जून एक सिविल सर्वेंट बन गया। दोनों को नहीं पता था आगे क्या होगा, पर वे उस पल एक साथ होकर खुश थे। दी एंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी का रीकैप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग।